हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। इस यूनिट का दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो जिन जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर उधर आपको आई बटन में भी वो लिंक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा है वो लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो अब एक मैं जनरल अल्कोहल बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों जनरल अल्कोहल में क्या होता है, हमारा क्या होता है कि कार्बन के साथ में OH लगा होता है। ये कार्बन के मान लीजिए और कुछ बॉन्ड्स लगे हुए हैं। तो अब अगर ये रिएक्टिविटी शो करेगा तो ये क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों या तो हो सकता है आपका ये O और H वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ओके, या फिर हो सकता है आपका C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर ये O और H का बॉन्ड ब्रेक होता तो देखो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज आ जाएगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज की तरफ जाएगा तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब जब ये ब्रेक होगा तो हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इसको मैं लिख देता हूँ 1। और अगर दोस्तों C और O बॉन्ड ब्रेक होगा तो अभी क्या होगा कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, वो माइनस साइन लेके चला जाएगा, माइनस चार्ज, और C पे आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा देन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। तो बस यही दोनों हम रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगी हमें रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के केस में। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, मीन्स हम लोग बात करें जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो ये क्या कर सकता है दोस्तों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कब, जब हम शो करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। अब मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये वाले मेटल्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हम जनरल अल्कोहल ले लेते हैं दोस्तों, ROH ले लेते हैं, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, सोडियम मेटल से। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, हमारा ये बनेगा ये, देखो H बॉन्ड तो ब्रेक हो गया तो उसके क्या आ जाएगा हमारा Na, ओके। और होगा क्या, यहाँ पे देखो इसका माइनस चार्ज आएगा, उस पर ये प्लस से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये पास में आ जाएंगे, कोई भी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन देखो बचा क्या, अगर हम इसको 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा डाई हाइड्रोजन गैस या फिर सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से बाहर। तो ये जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्को ऑक्साइड। एल्को ऑक्साइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मान लो इथाइल ग्रुप हो तो क्या हो जाएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम इथो ऑक्साइड या फिर सोडियम मिथो ऑक्साइड, सोडियम प्रोपो ऑक्साइड, इस तरह से आपका नेमिंग चलेगी आगे। अब सिमिलरली अगर लेट्स से सोडियम की जगह क्या है, यहाँ पे 2 सोडियम लगा लेते हैं। हाँ, अगर सोडियम की जगह मान लीजिए एल्यूमिनियम है तो क्या होगा। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल बना लेते हैं। तो देखो टर्शियरी अल्कोहल किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। एक ये भी CH3 ग्रुप होगा और यहाँ पे हमारा लगा देगा OH। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं जैसे एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता है, देखो सोडियम पे हमेशा प्लस का चार्ज आता था एक सिंगल, तो उसने क्या किया, एक सिंगल RO माइनस से बॉन्ड बनाया। अब एल्यूमिनियम पे आपको पता है क्या था, +3 चार्ज। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस अल्कोहल से बनाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं देखो फिर से वही OH बॉन्ड को हटा देता हूँ तो क्या बचेगा, कार्बन, फिर से वही CH3, एक इधर CH3, एक यहाँ पे CH3, ओके। और यहाँ से क्या रहेगा, इससे ऑक्सीजन। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो एक एल्यूमिनियम आके यहाँ से अटैच्ड होगा, ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है। तो ऐसे ये बन गया। और उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, फिर से वही हमें हाइड्रोजन बचाना नहीं है दोस्तों। हुआ क्या, अगर ये 3 मॉलिक्यूल होंगे तो फिर हाइड्रोजन कितना होगा, कुछ यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करें, इसको क्या करें, इसको डबल कर लें। इसको ऑलरेडी हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इसलिए 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2 लगा दिए तो ये बैलेंस हो गया 6। ऐसे एल्यूमिनियम क्या गया, 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गया, जो निकल रहा है 6, तो मतलब यहाँ पे 3, ओके। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, अब ये कैसे होगा दोस्तों, ये भी आपका वही होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम। और ये क्या है हमारा, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है और ये टर्शियरी ग्रुप है। तो ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल थी। तो अब ये क्या हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम टर्शियरी, हम लिख देते हैं ठीक से, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड। तो बस ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही कोई भी आप रिएक्शन को आराम से करवा दोगे। क्या करना है आपको, सिर्फ H हटाना है, उसके ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, उसी को बैलेंस कर देना है आगे के हमारा जो भी हम मेटल ले रहे हैं उससे, ठीक है।
हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा दोस्तों बहुत ही सिंपल सा हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसके साथ अगर इसी में सेम हमारे पास में क्या हो, रिएक्शन विद मेटल्स में ही चल रहे हैं अभी, अगर जैसे हमारे पास फिनोल्स हो, कि मैंने ये फिनोल बना दिया एक, ओके, अगर इसकी हम क्या करवाएं, इसकी हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएं तो इसमें भी दोस्तों वही सेम होगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, मतलब O माइनस Na पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ओके। अगर आप इसकी आप ना करवाना चाहें, अगर इसके आप इसी की जगह फिर से वही फिनॉल की हम लोग किससे करवाएं, NaOH, जो कि बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे दोस्तों अगर हम करवाएं तो भी हमारा यही बनेगा प्रोडक्ट है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इन सारी चीजों से हमने देखा गया दोस्तों, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका जो H प्लस था, वो प्रोटॉन था, वो क्या हुआ, इसने डोनेट कर दिया किसी और स्पीशीज को। तो ये जो अल्कोहल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रॉन्स्टेड एसिड से क्या मतलब है, ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब ऐसे एसिड्स जो कि एक H प्लस डोनेट कर सकें एक बेस के लिए। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे एसिड्स के नाम सुने होंगे, आपने लुईस एसिड पढ़े होंगे, आप लोगों ने ब्रॉन्स्टेड एसिड तो मैं भी बता रहा हूँ, इसके अलावा आप लोगों ने आर्जिनस एसिड्स पढ़े होंगे। तो ये डिफरेंट दोस्तों अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेज में एक्सप्लेन किया है कि एसिड और बेस होते क्या है। तो जब मैं एसिड और बेस एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये जो है वो क्या है, अपने ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। क्या है, हमारे जो एल्कोहल है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। क्यों, बिकॉज दे कैन डोनेट एन H प्लस आयन, ये H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं चाहिए फिर भी H प्लस आयन डोनेट करती है, तो ये होगा ब्रॉन्स्टेड। ऐसे आर्जिनस एसिड के केस में क्या होता है कि वो वाटर के प्रेजेंस में H प्लस डोनेट करते हैं, तो उनको आर्जिनस एसिड बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एल्कोहल इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये H आयन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए ये है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ठीक, तो जब हम लोगों ने एसिड्स के कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर लिया, तो एक काम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं हमारा कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर, जैसे कि मान लो हम लोग अल्कोहल लिख देते हैं सिंपल सी, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं मेथनॉल ले लेते हैं, तो ये OH हो जाएगा, या फिर फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं इथेनॉल, ओके। तो देखो ये देखो कैसा है, ये एक हमारी प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक CH3 लगा दें तो यहाँ पे H रहेगा और ये CH3 हो जाएगा, तो ये कैसे हो गई दोस्तों, एक हमारी सेकेंडरी अल्कोहल हो गई। ऐसे ही एक और बना लेते हैं हम लोग टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों CH3 होंगे, ऑलराइट। ये कैसी हो गई, ये हो गई आपकी टर्शियरी अल्कोहल। अगर हम इसमें बात करें कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की, कौन कितना ज्यादा एसिडिक होगा, तो क्या होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, ओके, सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, फिर आपकी सेकेंडरी आती है, फिर आपकी टर्शियरी आती है। अब ये तो आप लोग सोचोगे मैंने बता दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी कभी कोई एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जैसे हमें ये पता है कि हमारा एसिड है, वो क्या करता है, H आयन हटा देगा, तो क्या बचेगा उसका, ये बचेगा प्लस H आयन हटा दो। तो अगर ये हमारा एसिड था, तो जो इसका काउंटर पार्ट बचा H आयन हटा के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो 11th में पढ़ा था, कॉन्जुगेट बेस, ओके, कॉन्जुगेट बेस। देखो सिर्फ इसमें हमने H हटाया तो RO माइनस जो बचा वो हमारा हो गया कॉन्जुगेट बेस। अब होता क्या है कि जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड उतना ही अच्छा होगा। अब अगर देखो हम सबके केस में दोस्तों कॉन्जुगेट बेस बनाए, ठीक है, तो इन सबका मैं बनाता हूँ कॉन्जुगेट बेस। जैसे इसका देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सब में से हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या आ जाएगा, वहां पे माइनस का चार्ज, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया था, CH3 क्या बताया था, CH3 मैंने बताया था कि प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कैसे हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास कितने हैं, 2 CH3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब आप खुद सोचो कि ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, और मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब होता है बहुत ही दुख या मुसीबत, ऐसे समझ लो आप चार्ज का मतलब। उस पर ऑलरेडी एक माइनस का चार्ज है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, ये टर्शियरी वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास 3 है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, राइट। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके बाद एक ही है। तो इसका मतलब ये जो, अगर हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल का। इसलिए अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स विल बी मोर स्टेबल देन, मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एज कंपेयर टू देन फर्दर मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये तो बात हो गई हमारी दोस्तों नॉर्मल अल्कोहल्स की। अब हम बात करते हैं फिनॉल्स की। अब फिनॉल्स के केस में दोस्तों क्या होता है, फिनॉल्स
के केस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमारी और बढ़ जाती है। ओके, देखो फिनॉल्स के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, शो किया था आपको कि हम लोगों एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब जैसे ये फिनॉल था, अगर फिनॉल को हम कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कैसे होगा, वो होगा फिनॉक्साइड आयन, अभी आपने देखा ही था। अगर देखो फिनॉक्साइड आयन को हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा, O माइनस आएगा। अब देखो ये माइनस क्या कर सकता है दोस्तों, कभी भी यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना सकता है और फिर ये क्या चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे बहुत सारे। कैसे बन जाएंगे, देखो मैं एक दो बना के दिखा देता हूँ। तो ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड हो गया, माइनस का चार्ज यहाँ पे आया, उसके बाद में क्या हुआ, देखो फिर से ये इधर आके बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर थर्ड टाइम में क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली जो माइनस चार्ज, जो मैंने बताया था, जिस चार्ज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्या हुआ, रेजोनेंस में चला गया। रेजोनेंस के जाने की वजह से ये जो फिनॉक्साइड है ना और भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमारा कॉन्जुगेट बेस, ये क्या कॉन्जुगेट बेस ही तो है एक, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना अच्छा एसिड, व्हिच मींस फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी फिनॉल्स की। अब इसमें दोस्तों एक चीज और बताने वाली कि मैं बहुत देर से एसिडिक एसिडिक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि सच में कितना एसिडिक होता है। तो मैं बताता हूँ कि अगर हम लोग देखो ये ले लें, ये ले लें आर ओ माइनस, ठीक है, ये क्या है हमारा एक तरह से कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, और इसकी अगर हम वाटर के साथ में कभी भी रिएक्शन करवाएं तो उल्टा क्या होगा दोस्तों, वाटर इसको एच आयन डोनेट कर देगा, मतलब ये तो फिर से अल्कोहल बना लेगा और वाटर रह जाएगा OH माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये देखा कि वाटर ने H प्लस डोनेट किया, ठीक है, किसको, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल को। दैट मीन्स अल्कोहल्स आर, इसको बात को आप लिख लेना, नहीं तो बहुत अच्छे से समझ लेना, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो ये सिर्फ अल्कोहल के केस में नहीं, मैं अगर फिनॉल्स के केस में बात करूं तब भी वो यही होगा। तो दैट मीन्स ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो भले ही हम लोग एसिड एसिड चिल्ला रहे हैं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक एसिडिक, बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर। ओके, तो वाटर और अल्कोहल की कभी भी रिएक्शन होगी तो उल्टा वाटर उसको एच आयन डोनेट कर देगा। तो ये हमारी बात है। तो दोस्तों थोड़ी सी और बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, और मैं बोल रहा हूँ कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो ये सब हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। जब भी कभी एसिड बेस की बात आती है तो हम लोग क्या समझते हैं, पीएच से इसको रिलेट कर रहे थे कि भाई पीएच कम होगा तो एसिडिक होगा, पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। लेकिन ये पीएच क्या बताएगा, पीएच से बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन, कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसके बेसिस पे बता देगा कि वो एसिडिक है बेसिक है। लेकिन अब हमें अगर लेट्स से कि दो एसिड है हमारे पास में, हमें सपोज करना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो जल्दी से एच आयन डोनेट करते हैं। तो वो हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों एक नई टर्म है आपके लिए यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पीके। तो हम लोग उसको पीके के बेसिस पे मेजर करते हैं। पीके होता क्या है, पीके की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो होती है नेगेटिव लॉग ऑफ के, या फिर अगर ये सिमिलर कुछ नहीं है पीएच की, जैसे हम लोग पीएच क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैसे ये है नेगेटिव लॉग ऑफ के। अब के क्या है दोस्तों, के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मतलब जैसे कि अगर मैंने लेट्स से अल्कोहल ही लिख लिया थोड़ी देर के लिए, अल्कोहल हम लोग एसिड मान रहे हैं, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो किस में होगा, RO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट बेस, और ये इसका प्रोटॉन निकल गया। तो जब भी कभी हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो उसको हम लिखते हैं के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RO माइनस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल या फिर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली क्या देख सकते हो कि जितना ज़्यादा एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी आपकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस लॉग ले रहे हैं, मतलब उसका फिर उल्टा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों रिलेशन को आप हमेशा याद रखना कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के और हायर द वैल्यू ऑफ पी के वीकर द एसिडिक करेक्टर। ओके, तो जितना ज़्यादा पीके उतना कम हमारा एसिडिक करेक्टर। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। तो इसी के बेसिस पे दोस्तों पीके के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना वीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम अभी जो हमारे बुक में दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो फिनॉल है, ओके, फिनॉल की अगर हम पीके की बात करें तो उसकी वैल्यू है 10। अगर यही हम क्या ले लेते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो उसका जो पीके आता है दोस्तों वो है कुछ 7.1। अगर ये हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं तो उसका पीके आता है 7.2। और इसी जगह पर हम सिर्फ अल्कोहल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एथेनॉल, जो एथेनॉल होगा उसका पीके कुछ तो है दोस्तों से कुछ 15.9 के आसपास। तो क्लियरली आप क्या देख सकते हो, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एथेनॉल्स हैं वो फिनॉल से कम एसिडिक है,
तो विच मीन्स एथेनॉल का देखो के ज़्यादा आ रहा है, पीके ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये कम एसिडिक है फिनॉल के कंपैरिजन में। अगर हम फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में कंपेयर करें तो नाइट्रोफिनॉल का पीके कम है, इसका मतलब नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। अब नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है दोस्तों, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो मैं क्या बनाता हूँ, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बना लेता हूँ। देखो ये हमारा फिनॉल हुआ और पैरा पोजिशन पर हमने लगा दिया एक नाइट्रो ग्रुप। अब दोस्तों नाइट्रो ग्रुप होता क्या है, बाई डिफॉल्ट जो नेचर होता है नाइट्रो ग्रुप का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे कि अब देखो जब भी कभी ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ हट जाएगा, पास पे एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस माइनस की चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के लिए भेज देगा। तो पहले चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर पैरा पहुंचेगा, फिर ऑर्थो पे पहुंचेगा। जैसे इस ऑर्थो पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये नाइट्रो ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मतलब ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास में और पहुंचा लेगा, विच मीन्स ये इस फिनॉक्साइड आयन जो है इसको और ज्यादा स्टेबल कर देगा। और हमने पहले बताया था कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर देन एसिड। अब दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में आपने देखेंगे तो एक और एग्जांपल दे रखा है जहां पे हमें क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है। वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्या क्या है, एक तो शायद प्रोपेनॉल है, उसके अलावा हमारा फिनॉल है, उसके अलावा क्या है 3 नाइट्रोफिनॉल है, 3,5 नाइट्रोफिनॉल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। तो यानी हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्कोहल्स हमारे फिनॉल्स ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं, तो एल्कोहल का क्या एक सिर्फ प्रोपेनॉल ही है, तो सबसे कम हमारा कौन सा होगा, प्रोपेनॉल होगा। ओके ठीक, उससे ज्यादा दोस्तों कौन सा होगा, उससे ज्यादा हम सारे फिनॉल्स ही हैं। लेकिन फिनॉल में भी क्या दे रखा है उन्होंने, एक तो कुछ ये दे रखा है उन्होंने मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल या 3 मिथाइल फिनॉल जो भी है। मिथाइल फिनॉल इसलिए होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो हमें कैसे चाहिए, हमें माइनस चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो सेकंड नंबर पर हमारा मिथाइल फिनॉल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा फिनॉल आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कौन सा आएगा, उसके बाद में भी हमारा कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल। अब अगर आप लोग 3 का मतलब देखें दोस्तों, 3 का मतलब वो मेटा पोजीशन। अब क्या मेटा पोजीशन में नाइट्रो लगा है, क्योंकि हमने देखा चार्ज डेंसिटी मेटा पे कभी जाते ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि नाइट्रो एक ग्रुप कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो फिनॉल और मेथनॉल मिथाइल फिनॉल से डेफिनेटली ज्यादा एसिडिक होगा, भले ही वो मेटा पोजीशन पे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उसी के बाद कौन सा होगा दोस्तों, फिर हमारा 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल होगा, डाई नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद में लास्ट कौन सा होगा आपका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये 2,4,6 तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर हो गया। उसके अलावा ये कौन सा 3,4, तो दोस्तों ये भी दोनों मेटा पोजीशन ही है, बट क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए तो इसलिए हम इसको और ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बता दिया। तो दोस्तों ये है बस का इतना सिंपल सा आंसर, आप लोग एक बार देख लीजिए, अपनी बुक से भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट रिएक्शन की बात आती है, वो है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल सी है, बस समझने के लिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो नॉर्मल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी दोस्तों हमारे किस तरह की रिएक्शन होगी, अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCl नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बनाएंगे, ये हमारे बनाएंगे एस्टर। तो आप अल्कोहल प्लस एसिड ले लीजिए, या फिर क्या ले लेते हैं, अल्कोहल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है, तब भी हमारा एस्टर बन जाएगा। या फिर क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, तो भी हमारा एस्टर बन जाएगा। हम तीनों को मैं अलग अलग अभी बना के दिखा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली सिंपली जो एसिडिफिकेशन रिएक्शन है वो मोस्टली है कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी सबको बना के दिखा देते हैं। तो इससे ये हमारा हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी आप अल्कोहल मान लो, आप मान लो ROH, ओके। ये अल्कोहल को इसी के साथ हमने एक ले लिया, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड मान लो, थोड़ी देर के लिए आप CH3, ओके। जब भी कभी इन दोनों की रिएक्शन होगी उससे ये हमेशा याद रखना, ये होती है H+ की प्रेजेंस में, मतलब मोस्टली ये होती है H+O4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन। तो होगा क्या, अभी देखो हम लोग कौन से बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाना है, इसको ब्रेक करवाना। तो आपका क्या बचेगा, RO बचेगा, ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। वो क्या करेगा कि इस वाले को बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कौन, एसिड अपना, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे होगा, अब कार्बन आगे से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एस्टर, ओके। तो ये क्या कहते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ कुछ नहीं है, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, सिर्फ वाटर को बाहर निकालना। देखो क्या वो H यहाँ से क्या, वो H यहाँ से क्या, H2 मॉलिक्यूल बाहर, बाकी सबको आपने जोड़ के लिख दिया, हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन, विच मीन्स तो हो गया आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। के प्लेस पे क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आपका एसिटिक एनहाइड्राइड आ सकता है।
अब एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, तो दोस्तों एसिटिक एनहाइड्राइड आ सकता है, वो कैसे होता है, वो ऐसा होता है CH3CO होल ट्वाइस O। अब देखोगे ये तो मैंने बहुत पता नहीं कैसा कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। दो आप क्या करो, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लो, ठीक है, देखो ये एक मॉलिक्यूल होगा एसिटिक एसिड का, एक और मॉलिक्यूल ले लो आप एसिटिक एसिड का, ठीक। इसमें अगर डिहाइड्रेशन हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, मान लो OH इसका गया, H इसका गया, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा कि ये दोनों सिर्फ सिंगल एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सिर्फ एक ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वही एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो यहीं पे चालू, तो हमने क्या करा, यहाँ पे चालाकी करके इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया CH3CO, तो CH3CO इसका होल ट्वाइस लगा दिया और वो ऐसे लगा दिया। तो अगर हम दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर से वही एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो दोस्तों एस्टर तो बन गया यहाँ पे हमारे साथ लेके। अब हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में कुछ ये मॉलिक्यूल तो था ही ऑलरेडी, राइट, एक ऑक्सीजन इसकी और बची, तो एक हमने हाइड्रोजन और इसका ले लिया जो उसने हटा दिया था अपना, तो हमारे पास में क्या हुआ, इसी तरह से दोस्तों क्या हुआ, एक एस्टर बन गया और एक हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कब, जब हमने अल्कोहल लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। तो हमने दो चीजें बात कर ली, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड की बात कर ली। अब तीसरा जो हमने बताया था वो क्या है, अल्कोहल और एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड दोस्तों किस तरह के, इस तरह के होते हैं CH3, ये कहलाते हैं हमारे एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये इनको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका Cl हटेगा, क्या हटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl हटेगा, फिर से यही बन जाएगा और Cl लेटर H यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, HCl। तो जो ये रिएक्शन होती है दोस्तों पायरेटिन की प्रेजेंस में। अभी आपने देखो दोनों पहले की दो रिएक्शन हो रही थी वो किसकी हो रही थी, H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही थी, एसिड की प्रेजेंस में। ये पायरेटिन क्या है दोस्तों, एक ये बेस है, बेस ये के प्रेजेंस में हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि HCl बन रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस के प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बन वही हमारा एस्टर ही है। अब दोस्तों बात करते हैं एसिटाइलेशन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है। देखो एसिटाइल ग्रुप होता कैसा है, वो कुछ इस तरह का होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये बस। तो ये मतलब ये वाला जो हमारा बॉन्ड है ये किसी भी कंपाउंड से जाके लग जाएगा और तब हम बोल देंगे कि भाई उसका एसिटाइलेशन हो गया, क्योंकि ये जो इतना है ये है आपका एसिटाइल ग्रुप। तो दोस्तों ये एसिटाइल ग्रुप है, हमें कहाँ से मिलता है, तो जैसे कि ये ग्रुप है, अगर मैं ऐसे जैसे क्लोरीन लगा दूं तो ये बन गया एसिड क्लोराइड बन गया, क्लोरीन हटाओ मिल गया आपको एसिटाइल ग्रुप। और इसके अलावा क्या, ये आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से भी मिल सकता है। देखो मैंने कैसे बनाया था, मैंने कुछ ऐसे बना के दिखाया था एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी तो इसमें भी क्या हुआ कि अगर हम इतना हटा दें तो देखो फिर से क्या बचा, हमारा एसिटाइल ग्रुप बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी एसिटाइलेशन रिएक्शन करने वाले हैं। उसमें होगा क्या, हम लोग देखो क्या लेते हैं, पहले हम लोग लेते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है, यहाँ पे एक उसका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक होता है फिनॉल, ओके। इसकी हम रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, वो हम करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को कंडेंस करके लिख देते हैं CH3CO होल ट्वाइस, ओके। तो एसिटिक एनहाइड्राइड अब होगा क्या दोस्तों, ये क्या करेगा कि आपका जो COOH ग्रुप है वो तो एज इट इज रहने वाला है, हम लगा देते हैं यहाँ पे COOH। और जो हमारा फिनॉल वाला ग्रुप था, ओके, इसमें O तो एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। जब हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है सीधा एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, मतलब ये, ओके, समझ में आया ना। अब उसके अलावा देखो बचेगा क्या, उसके अलावा सेम ऐसा ग्रुप बचेगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हमारा सिंपली क्या बच जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड CH3CO। देखो इतना तो पहले से ही था, एसिटिक एनहाइड्राइड से आया था, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा था वो यहाँ आ, तो ये क्या बन गया एसिटिक एसिड। उसको अभी थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो दोस्तों ये क्या था, ये था हमारा सैलिसिलिक एसिड, और इससे बन क्या गया हमारा, वो बन गया हमारा एसिटाइलेटेड सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसका एक बहुत ही कॉमन नाम है जो शायद आप सब लोगों ने सुना होगा, उसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो दोस्तों ये एस्पिरिन है क्या, एस्पिरिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन केस में दिया जाता है, साथ साथ इसमें एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है। एंटीपायरेटिक मतलब ये लोग आप उसको फीवर में दे सकते हैं, एनाल्जेसिक मतलब इसको एज अ पेन किलर भी यूज कर सकते हैं। एस्पिरिन जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया होता है तो क्या करते हैं, उस हार्ट अटैक के बाद ये एस्पिरिन दिया जाता है ताकि उनको सब्सिक्वेंटली फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद दूसरा हार्ट अटैक ना आए जल्दी से, ताकि वो अच्छे से रिकवर कर पाए इस पीरियड में। तो ये है हमारा एस्पिरिन, बन कैसे रहा है, सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से, ओके। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिएक्शंस।
इन्वॉल्विंग, लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जैसे कि मैंने अभी पहले अल्कोहल आपको बना के दिखाया था ना, तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला। ठीक, तो उसके लिए हम लोग सारे रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहली रिएक्शन बहुत ही सिंपल है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है आपकी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX के साथ रिएक्शन। ये लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, देखो अभी आप लोगों को याद आ जाएगा। तो कोई भी अल्कोहल है उसकी हमने कोई सी भी एक हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवा दी तो बनेगा क्या, हमारा RH बन जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा वाटर। ठीक, ये वाली रिएक्शन हमने दोस्तों से पहले वाली यूनिट में पढ़ी थी। ये क्या है, एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एल्कीन। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। आप लोग सारे उसमें आप लोगों ने क्या देखा, बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ जिसका कि आपने बहुत नाम सुना होगा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है, वो होता है आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस HCl। तो ये ल्यूकास रिएजेंट का होता है क्या दोस्तों कि ZnCl2 और HCl का अगर हम मिक्सचर लें तो उसमें एल्कोहल्स बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। और अगर इसी को हम क्या करें, एक हम अपना प्राइमरी अल्कोहल लें, एक सेकेंडरी अल्कोहल लें, एक ले हम टर्शियरी अल्कोहल, और सब में कौन सा हम लोग ऐड करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं साथ में। ओके, इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट, इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट और इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट। तो होगा क्या दोस्तों कि अब पर देखो हम लोगों ने देखा क्या है कि यहाँ पे है क्या, HCl है। HCl क्या करेगा, एक एल्कोहल को किस में बना देगा, एल्काइल हैलाइड में बना देगा। और एल्काइल हैलाइड हमें क्या पता है दोस्तों, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं अच्छे से। तो क्या है कि ल्यूकास रिएजेंट में एल्कोहल तो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है लेकिन एल्काइल हैलाइड जो बनेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। विच मीन्स क्या होगा कि देखो हमें क्या देखेंगे, जो हमारा टर्शियरी है इसमें सबसे पहले हमें टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। इसमें क्या मिलेगा, हमें टर्बिडिटी सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, सेकंड नंबर पे टर्बिडिटी इसमें आएगी। और इस पर क्या होगा, इसमें हमें इसको वार्म करना पड़ेगा या इसको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा दोस्तों। जो जो हमारे प्राइमरी एल्कोहल्स होंगे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमें टर्बिडिटी दिखाई देगी, टर्बिडिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है, टर्शियरी अल्कोहल से सबसे जल्दी एल्काइल हैलाइड बन रहा है। और क्योंकि एल्काइल हैलाइड किस में, ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं है, तो हमें टर्बिडिटी दिखाई दे रही है। अब इसका टर्बिडिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है, हिंदी में मैंने सर्च करने का देखा था तो कुछ तो मिला था मुझे पंकिल, जो कि मैंने कभी नहीं सुना। और उस उर्दू में देखा था, उस उर्दू में उन्होंने लिखा था टर्बिड का मतलब उलझा देना। तो आप लोग कुछ मत समझो, टर्बिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप वाटर लो उसमें थोड़ा सा सैंड मिलाने की कोशिश करो या मड मिलाने की कोशिश करो तो क्या होगा, मड वाटर में मिलेगा नहीं, तो सॉल्यूशन एक तरह से मडी बन जाएगा। तो वैसे ही टर्बिडिटी है, मतलब आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा मडी टाइप दिखाई देगा। तो हमें यहाँ से पता क्या चला, ये हमने यहाँ पे किया है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट लोग दोस्तों इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछ लेते हैं, अगर कभी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग क्या देते हैं, पूछते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट कौन सा है, तो वो है जिंक क्लोराइड प्लस HCl। तो हमने क्या देखा, ल्यूकास टेस्ट ने हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने को बता दिया। या फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, एग्जांपल में आप लोग को बोल देते हैं कि भाई ये आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी है। आप लोग कैसे बताओगे कौन से में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी है, कौन से में टर्शियरी है। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तीनों ट्यूब्स में आप ल्यूकास रिएजेंट डाल दीजिए। ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे, जिसमें सबसे जल्दी टर्बिडिटी आई वो टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें दूसरे नंबर पे आई वो सेकेंडरी, और जिसमें टर्बिडिटी आई ही नहीं रूम टेम्परेचर पे या फिर जिसको हमें अलग से जाके हीट करना पड़ा वो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ओके गाइस, ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, रिएक्शन विद HX फर्स्ट। नेक्स्ट यार दोस्तों वो है आपका रिएक्शन विद, लिख लेते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, मतलब या फिर ट्राइक्लोराइड मान लीजिए थोड़ी देर की PCl3। तो ये भी रिएक्शन ऑलरेडी पड़ी हुई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, होगा क्या, बॉन्ड भाई कार्बन और ऑक्सीजन वाला ब्रेक होगा, बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे RCl। अब क्योंकि ये PCl3 था, इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो उसको एक भी 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अब 3 मॉलिक्यूल्स के लिए तो कितना बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, 1 फॉस्फोरस बचे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा H3PO3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फिर से भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने ऑलरेडी इस रिएक्शन को देख चुके हैं। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये
फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यार ये H3PO3 है, एक हमारा होता है कुछ H3PO4, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब क्या है, क्योंकि अक्सर लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी साथ में आते नहीं है, कभी आगे पीछे आ गए तो वो भूल जाते हैं कि ये फॉस्फोरस एसिड है या ये वाला फॉस्फोरस एसिड है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इसमें दोस्तों क्या करो, जो हमारा फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो तीन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 शो करता है, तो -6। हाइड्रोजन हमेशा प्लस में शो करेगा, ऑक्सीजन के अगर साथ में है तो -6 + 3 कितना बचा, +3। तो यहाँ पे इस वाले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +3। अगर सेम इस वाले हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑक्सीजन 4 है, मतलब -8, और इसमें क्या होगा +3, तो -8 + 3 कितना बचा, +5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट किसमें आई, इस वाले में ज्यादा आई ना, इसमें आई +5, इसमें आई +3। तो जिसमें भी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होती है उसमें हम एक लगा देते हैं। तो इसलिए क्या है, देखो IC लगाए ना एक, तो ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें कम ऑक्सीजन स्टेट होती है उसमें अस लगाते हैं, तो ये हमारा फॉस्फोरस एसिड। सिर्फ आगे से आपको ध्यान रखने के लिए, जैसे हम लोग देखेंगे फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, तो वही है उसमें कि जिसमें अस लगाएंगे उसका मतलब उसका ऑक्सीजन स्टेट कम है, जिसमें इक लगाएंगे उसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है। ओके, तो ये तो हमारी बात खत्म हुई सिंपल सी रिएक्शन विद पीसीएल की। अब दोस्तों हम थर्ड रिएक्शन करने वाले हैं, वो है हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में होगा क्या, कि हम फिर से वही अल्कोहल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिंपल सा अल्कोहल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एथेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये एथेनॉल हो गया, इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी कि ये बात याद रखना, ये होगी हमेशा H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर H2SO4 भी ना हो तो सिंपली किसी एक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ओके, H2SO4 भी हो सकता है, वो H3PO4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस एसिड होना चाहिए। अब होगा क्या इसमें दोस्तों कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा, एक बार दूसरे पेन से शो कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा, ऑलरेडी पता ही है आपको। ठीक, उसके साथ साथ क्या करेगा, ये अगले वाले का हाइड्रोजन भी हटा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला हाइड्रोजन गया और ये तो OH तो जाना ही था, तो अब बन जाएगा आपके पास में, वो सिंपली दोस्तों आपके पास में एक बन गया एल्कीन। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया हमने। डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों कि वाटर का रिमूवल। तो देखो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो गया और हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन। तो इसी में दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अगर एल्कोहल्स होंगे तो उनका डिहाइड्रेशन कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आपका CH3 CH2 OH, तो इसको अगर हम लोग क्या करवाएंगे, हमें करवाना पड़ेगा इसको H2SO4 की प्रेजेंस में, और कुछ तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा 448 केल्विन। तो जाके इसका क्या बन जाएगा, एल्कीन, मतलब कौन सा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इसका एल्कीन। वाटर बचेगा, उससे कोई बात नहीं। अगर सेम ही ये रिएक्शन दोस्तों फिर से लेते हैं, इसकी जगह हम क्या लेते हैं, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, एक CH3 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे एक रहेगा और ये OH। अभी कैसा हो गया, ये हमारा ये प्राइमरी था, ये होगा सेकेंडरी एल्कोहल। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी सिर्फ 85% फॉस्फोरिक एसिड में या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में, और कितना 440 केल्विन पे। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा वही हमारा CH3 का ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C, और इसके पास में क्या क्या लगाए, एक CH3 लगाए और एक बचा इसके पास में हाइड्रोजन। ठीक है, तो बन के फिर से वही एल्कीन। अगर हमें यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल ले लेते हैं, मतलब CH3 ये, ठीक है, 3 CH3 ग्रुप हो गए और OH, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको डिहाइड्रेट करवाना है तो बहुत ही सिंपल है कि वो सिर्फ 15% H3PO4 में ही हो जाएगा, और टेम्परेचर और भी कुछ तो शायद 358 केल्विन के आसपास आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारा कार्बन, एक तरफ CH3, किसी भी हम क्या करेंगे, OH तो यहाँ से ही जाएगा, उसके बाद में कोई भी ये कर देते हैं, किसी भी एक CH3 का वो हटा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, उससे ये सारा बन के तैयार हो गया। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि जो हमारी प्राइमरी एल्कोहल थी उनको सबसे ज्यादा हार्श कंडीशन चाहिए होती है, मतलब H2SO4 ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो देना पड़ा, प्लस टेम्परेचर भी लगाना पड़ा। यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल आ गए तो थोड़ा हमें सॉफ्ट एसिड लेना पड़ा, H3PO4 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है H2SO4 के कंपैरिजन में, वो भी 85% प्लस टेम्परेचर भी कम। अगर हम टर्शियरी एल्कोहल ले लें तो क्या होगा, सिर्फ 15% H3PO4 में काम हो गया और टेम्परेचर और कम हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो टर्शियरी एल्कोहल्स हैं वो बहुत अच्छे से डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अगर आप देखो इसको आप उल्टा याद करो, इससे पहले जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था
जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे, एल्कीन्स का हम एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करवा रहे थे, मतलब एल्कीन को वाटर ऐड करवा रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। अब हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, अल्कोहल से वाटर बाहर निकाल दिया, एल्कीन बना दिया। ठीक, तो उस जस्ट रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। अब टर्शियरी क्यों सबसे ज्यादा शो कर रहा है, दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आता है। तो आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मैंने पहले ही बताया था बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसी की वजह से ये टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट होके एल्कीन बना लेती है। इसका मैं मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे तो वहां पे भी मैकेनिज्म पढ़ा था, एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, उल्टा कर रहे हैं, अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, तो एक कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो कोई एक पहले नॉर्मल अल्कोहल ले लेते हैं प्राइमरी, फिर उसके बाद में शो करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो CH3 आ जाएगा, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये हमारा वो OH। तो पहले केस में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पता है आपका लोन पेयर होते हैं, वो इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, और ये हमारा अल्कोहल कैसा बन जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा प्रोटोनेटेड। यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो तो O था, OH था, उसके साथ में एक और हाइड्रोजन आके लग गया, और इस पर आ गया प्लस का चार्ज। ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे स्टेप पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेप कैसा होता है, काफी फास्ट होता है ये रिएक्शन, ये वाला पर्टिकुलर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बोल दो, चाहे आप बोल दो रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगा, देखो अभी बना देते हैं, जो था उसी को बना लेते हैं, या फिर इसी के नीचे एरो शो कर दो था, ठीक है, ध्यान रखना मैं इससे कर रहा हूँ, या फिर अलग से बना दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं करते। देखो यहाँ पे फिर से बनाते हैं CH3 CH और कितना था OH और ये मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अभी क्या करेगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन के पास फिर से वही चार्ज आ गया, चार्ज वही दुख मुसीबत आ गई इसके ऊपर, ये करेगा जल्दी से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने चार्ज को पूरा करेगा और भाग जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये रिएक्शन कैसे होती है दोस्तों, ये होती है हमारी सबसे स्लो रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और हमें ऑलरेडी की एक चीज क्या बताया कि जो भी रिएक्शन का पार्ट सबसे स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ हमारे पूरे मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, आपका CH3 C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक प्लस का चार्ज। ठीक, बाकी वाटर यहाँ से चला गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला प्रोटोनेशन अल्कोहल, दूसरा क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसलिए आपने देखा था कि देखो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, यही सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो और ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि जो टर्शियरी अल्कोहल थे वो बहुत इजीली क्या हो रहे थे, डिहाइड्रेट हो रहे थे। ये हो गया सेकंड पार्ट हो गया दोस्तों। थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, थर्ड पार्ट क्या होगा, इसी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप, इसका सिंपल स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब ये क्या करेगा, ये सोचेगा यार कि हम भी एक प्रोटॉन को भगा देते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, और बात हो जाती है खत्म। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि इस CH3 को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, CH2 और एक H यहाँ बता देता हूँ, ये क्या करेगा, ये H को बाहर निकाल देगा, इसके बॉन्ड ले लेगा यहाँ पे, तो ये H तो निकल गया H प्लस की फॉर्म में, और बचा क्या CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन गया आपका एल्कीन। तो ऐसे ही अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा तो बहुत अच्छे से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में होगा क्या, पहले मैं जनरल अल्कोहल बना देता हूँ। तो ये मान लो जब आपकी कोई अल्कोहल है, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि आपके दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक तो आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और उससे दोनों से बनेगा क्या, वो बनेगा आपका कुछ इस तरह का, क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, देखो कार्बोनिल है तो ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी तीन कंपाउंड बन सकते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड से। और साथ साथ आपने यहाँ पे देखा क्या कि दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो चाहे उसको ऑक्सीजन बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाईहाइड्रोजन निकल रहा है हमारा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन। अब देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये इतना ही रहता है यहाँ पे नीचे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, मतलब RCH2OH, इसका हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो होगा क्या दोस्तों कि देखो R तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो C है आपका, इस पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब इसमें देखो दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ये OH वाला हाइड्रोजन और एक यहाँ वाला हाइड्रोजन, क्या बन गया, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। अगर इस एल्डिहाइड की आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हो
तो इससे क्या हो जाएगा, यही एल्डिहाइड आपका बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जो तो H था इसके बीच में एक और OH आ जाएगा। ओके, अगर आपको डायरेक्टली, तो इससे हुआ क्या, प्राइमरी अल्कोहल था हमारा, ये प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा ये है, वो है आपका एसिडिफाइड KMnO4। तो ये जो एसिडिफाइड KMnO4 है, इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया एसिडिफाइड KMnO4। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर आपको स्टेप वाइज जाना है, तो अगर आपको सिर्फ लेट्स से इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, जैसे अगर आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए आप क्या ये यूज कर सकते हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं, साथ साथ इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इस बात ध्यान रखना, चाहे क्रोमिक एनहाइड्राइड आ जाए या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आ जाए, बात वही है। तो ये बहुत अच्छा वे है अगर आपको किसी भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एक और दोस्तों इसकी जगह पे हम लोग एक और रिएजेंट यूज करते हैं कभी कभी, जिसको हम लोग बोलते हैं PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। इसमें क्या होता है कि एक पायरिडीन होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, प्लस HCl होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिएजेंट है किसको, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं और यहाँ पे बना देता हूँ कोई भी डबल बॉन्ड, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, जैसे ये देखो, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये क्या करेगा, सिर्फ एक्ट इतने ही पे ही करेगा। इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। तो इससे ये क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्टली लास्ट वाले अल्कोहल को पकड़ेगा और आपका वही बना देगा एल्डिहाइड। इसको ये तो ऐसे रहेगा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये बन गया आपका देखो एल्डिहाइड। ओके, तो ये पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट भी एक बहुत अच्छा मेथड है आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो ये तो हमारा ओके प्राइमरी अल्कोहल की बात हो गई। अगर दोस्तों हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, तो देखो उसी का एग्जांपल लेते हैं R, जो एक हाइड्रोजन है CH का, उसको हटा के हम लोगों ने एक R और ग्रुप लगा दिया और ये OH अल्कोहल है। इसको अगर हमने ऑक्सीडाइज किया, फिर से वही अगर मान लो CrO3 से ही करते हैं, तो अब बनेगा क्या दोस्तों कि ये देखो एक हाइड्रोजन ये जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जाएगा, तो C तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, बचेंगे 2 R। तो सिंपली ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कीटोन। तो आपने क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल से हमने बनाया एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से हमने बनाया कीटोन। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं तो देखो कुछ क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा शायद। तो ये हो गया हमारा देखो टर्शियरी अल्कोहल। ओके, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, इसके पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा नहीं। अगर मान लो आपने इसके साथ जबरदस्ती की, बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ गए, फॉर एग्जांपल वही वाला जो हमने पहले बताया था, कौन सा, एसिडिफाइड KMnO4, अगर आप ये लेकर आ गए तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारे अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर देगा, ये जैसे आप ये टोटल कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का, हो सकता है ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे। तो जितने भी इसके टोटल कार्बन है उससे कम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कब, जब आप बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन ला दोगे, अदरवाइज नॉर्मली ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो गई। इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन में ही एक और चीज है जो मैं आपको और बता देता हूँ, वो कुछ नहीं है, एक तरह का एक टेस्ट के जैसा है। जैसे कि आप ऐसे एज्यूम करो कि आपके पास में एक है प्राइमरी अल्कोहल, बना लेते हैं CH2OH, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। एक एज्यूम करो हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब इसमें एक और R ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गई हमारी कैसी होगी सेकेंडरी अल्कोहल। एक है हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें क्या होगा, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन बचेगा, सिर्फ R ग्रुप ही रहेंगे। अगर इन सबको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया, हीट कहाँ तक किया, 573 केल्विन तक। प्राइमरी अल्कोहल को भी हीट किया 573 केल्विन तक, सेकेंडरी को भी किया और टर्शियरी को भी किया हमने 573 केल्विन तक हीट। ओके, अब इन तीनों को हमने हीट करने के बाद क्या किया, इसको कॉपर से पास करवा दिया। किससे, कॉपर से पास करवा दिया, Cu से। तो होगा क्या दोस्तों कि फिर से वही जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बन गया आपका एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल पर क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका कीटोन। और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो क्या करेगा दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग शो करेगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, जो ये था ना हमारा, ये कुछ इस तरह से शो कर देगा, ये एल्कीन बना लेगा। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें और इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ, वही अपना जो हम लोगों ने बात की थी ऑक्सीडेशन, या फिर हमने क्या बात की थी, डिहाइड्रोजनेशन। दोनों में देखो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, एक यहाँ से हाइड्रोजन का ये हुआ, तो ये दोनों के दोनों क्या शो किए,
डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। और इसने अकेले ने क्या शो किया, इसने शो किया डिहाइड्रेशन। इसने देखो क्या करा, इसने वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, OH यहाँ से बाहर किया और इनमें से किसी R ग्रुप का भी एक हाइड्रोजन हटा के खा गया वो, और इसने बना दिया एल्कीन। ठीक, तो इसने शो किया डिहाइड्रेशन और इन दोनों ने क्या शो किया, डिहाइड्रोजनेशन। कॉन्सेप्ट वही है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ने उससे क्या बनाया, कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल कुछ कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने बना लिया अपना एक एल्कीन। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, हमने अल्कोहल्स वाली रिएक्शन खत्म कर ली। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिनॉल बना के दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फिनॉल कौन कौन से रिएक्शन देंगे और क्यों देंगे। तो देखो ये बना दिया मैंने एक फिनॉल। अब आप ये देखो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं दोस्तों, लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। अगर इसने एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा और मजबूरी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो उसका क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका यहाँ पे बना देते हैं फिर से भाई बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड OH आ गया और एक यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, और जो हमारा माइनस का चार्ज आया वो है यहाँ पे। अभी देखो क्या होगा, ये बॉन्ड बाकी एज इट इज लगे रहेंगे, ये वाला माइनस का चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना देते हैं, ये तो फिर से वही OH पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया था, एक बॉन्ड यहाँ बचा, जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे आ गई माइनस चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से जैसे ही वो इधर आके बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोस्तों मैं आपको नीचे बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो फिर से वही बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ऊपर तो वही होगा हमारा OH पॉजिटिव, और क्या एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया था, और हमारा क्या होगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना और माइनस का चार्ज आ गया यहाँ पे। अभी क्या करेगा, ये माइनस का चार्ज वापस जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक होकर फिर से इधर आ जाएगा और हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, नंबर पहली बात है नोटिस करने वाली, वो है ये कि हमारा अब तक देखो हम लोगों ने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अल्कोहल ने हमारी 2 टाइप की रिएक्टिविटी शो की थी। एक तो जब और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक, और एक जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर, जब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तो वो हमने फिनॉल के केस में भी देखा था कि एसिडिक कैरेक्टर वाली जब हम बात कर रहे थे तो फिनॉल ने भी किया था। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये फिनॉल्स ब्रेक नहीं करते। वो आपने कैसे देखा, वो यहाँ पे देखा कि ये क्या कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ये ऑक्सीजन और फिनॉल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज और किसी भी रिएक्शन में वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो हमें उतनी सारी रिएक्शन हमें और कम हो जाएंगे हमारे लिए, तो हमें पढ़ने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों नोटिस करने वाली, पहली बात तो हम ये समझ गए कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी चीज आपने क्या देखी, नेगेटिव क्या रेजोनेट कर रहा है, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन देंगे, ये देंगे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब यहाँ पे कोई भी आके देखो इलेक्ट्रोफाइल्स आके लग सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ लग सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फिनॉल है या फिर जो OH ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, उसने बेंजीन को कैसे कर दिया है, बेंजीन को उसने एक्टिवेट कर दिया है ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए। तो हम लोग वही पढ़ते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस है, आप लोग बहुत ही जल्दी समझ जाओगे सबको। दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखोगे अभी तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना फिर से वही बना लेते हैं फिनॉल। ओके, फिनॉल का करवा रहे हैं हम लोग क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट HNO3 से। ओके, होगा क्या, प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता ही है क्या बनने वाले हैं। तो एक तो हमारा क्या बनने वाला है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक क्या बनने वाला है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बन गया हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। लिख देते हैं यहाँ पे नाम नीचे। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आपको देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम में होता है क्या, एग्जाम में वो पूछते हैं कि आप इन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे, हाउ विल यू सेपरेट
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरानाइट्रोफिनॉल, या फिर हाउ विल यू प्यूरिफाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। इसका नाम जो टेक्निक है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, क्या बोलते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। हम लोग सोच रहे ये नई टेक्निक कहाँ से आ गई, तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, कुछ इसमें हाई फाई नहीं है। मैं बस आपको एक छोटा सा पहले कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखो आप, ये देखो ये था, यहाँ पे हमारा OH था, तो मैंने क्या कर दिया, उस OH ग्रुप को ऐसे करके लिख दिया, ठीक है? OH ये यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा था, नाइट्रो मैंने ऐसे लगा दिया। अब देखो होगा क्या दोस्तों, ये वाला ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोजन ये क्या कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ फॉर्म कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अगर यही हम बात करें किसमें, ये हम बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की केस में, तो वो भी बना के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रहा मेरा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो अगर OH है तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप कैसे होगा, ये फिर इसके बाद में एक और मान लो यहाँ पे दूसरा है हमारे पास में पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका नाइट्रो ग्रुप इधर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है इसका OH। तो मान लो ये O है, तो उसके साथ में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, तो ये देखो उसका O है, इसी के साथ में इसका H। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इसमें क्या था, सेम मॉलिक्यूल खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, इसमें क्या है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये टर्म आप याद रखना, बहुत सिंपल सी टर्म है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंटर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो अब तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, ये वैसे अगर हम लेंगे तो ये वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है तो ये लिक्विड में रहना पसंद करेगा। जबकि इस केस में कैसा होगा कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो किसी और अपने दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका काम है जैसे आप थोड़ा भी हीट करोगे ये सारा का सारा क्या होगा, स्टीम के फॉर्म में आ जाएगा, या सारा का सारा वॉलेटाइल होकर हवा में उड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो स्टीम निकल रही होगी उसको पकड़ लो, सारे के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, तो यही प्रोसेस है दोस्तों हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से कैसे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में एक और छोटा सा पार्ट है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो क्या है दोस्तों, जहाँ तो हमने डाइल्यूट HNO3 दिया था, अगर हम डाइल्यूट की जगह क्या ले लें, डाइल्यूट की जगह हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ओके, तो अभी क्या होगा कि पहले हमने देखा था कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन रहे थे, अभी क्या होगा, तीनों बन जाएंगे, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया ये। तो लिख देते हैं क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसका दोस्तों एक बहुत ही कॉमन नेम है, वो है इसका पिक्रिक एसिड। ओके, तो आपने देख लिया अच्छे से, कॉन्सेंट्रेटेड है तो सब जगह लग जाएगा, डाइल्यूट है तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और ऑर्थो एंड पैरा को हम सेपरेट कैसे करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से। दोस्तों ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है। तो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आप प्लीज एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपको सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12th के बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी आप 12th के बाद में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे तो ये एनसीईआरटी की बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपके पास में कोई भी शॉप है जहाँ से आप ले सकते हैं तो प्लीज ले लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में नहीं मिल पाएगी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजोन के लिंक दे रखे हैं, वहां से आप उसको खरीदिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। हम नाइट्रेशन के आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन हम शुरू करेंगे वो होगी हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन भी क्या है, एकदम से सिंपल सी है, ये भी आप लोगों ने पहले शायद देखी होगी। हैलोजिनेशन रिएक्शन तो उसमें क्या होगा, फिर से वही एक फिनॉल ले लेते हैं, ये आ गया हमारा फिनॉल। इसकी हमने रिएक्शन किससे करवाई दोस्तों, ब्रोमीन से, Br2 से। किसकी प्रेजेंस में हुई रिएक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में CHCl3। और ये कैसे हुई, कोल्ड के टेम्परेचर पे होगा, मतलब कोल्ड टेम्परेचर का मतलब होगा ये रिएक्शन होगी आपकी 273 डिग्री केल्विन पे। आप ये समझिएगा 273 डिग्री केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही एकदम कोल्ड टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है। बनेगा क्या, बनेगा फिर से वही जो आपको हमेशा पता है, दो कंपाउंड बनते हैं हमारे पास में। एक क्या बन जाएगा, एक
ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका पैरा कंपाउंड हो जाएगा, ये आपका ऑर्थो कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल। इसमें वो भी क्या होगा कि जो पैराब्रोमोफिनॉल है वो दोस्तों क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक। तो पैराब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होगा, जो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल है वो कैसा होगा, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। आपको पता ही है कि ये मेजर क्यों होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है बहुत अच्छे से, ये क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं हो पाता, तो इसी वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेजर का प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर सेम ही हम रिएक्शन को क्या करें दोस्तों, अगर सेम रिएक्शन को हम लोग क्या रिएजेंट सिर्फ चेंज कर दें, देखो क्या करें, ये ले इसकी रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन से ही, लेकिन अब क्या करें, कोई रिएजेंट ना ले, सिर्फ ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन करवा दें। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। तो क्या होगा, अब ये जो CS2 था और ये क्लोरोफॉर्म था, ये कैसे होता है, तो बहुत ही लेस पोलर सॉल्वेंट से, मतलब कि क्या है, इनकी जो पोलैरिटी थी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन अभी किस में हो रही है, ब्रोमीन वाटर, मतलब वाटर वाटर तो आपको पता है पोलर सॉल्वेंट है। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करेगा, ब्रोमीन अब हर जगह लग जाएगा, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, इधर भी ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा बना, 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल। तो आपने देखा इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट का डिफरेंस हुआ। एक जगह हमने CS2 या फिर क्लोरोफॉर्म ले रखा था, एक जगह क्या लिया, सिर्फ ब्रोमीन वाटर लिया, तो हमारा ये बन गया। ओके, अब दोस्तों आगे की रिएक्शन पे जाने से पहले क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, NCERT बुक में दे रखा था, मैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने ये ले लिया है, देखो ये आपका है, आपका ये फिनोल ना, और थर्ड पोजीशन पे लगा दिया है CH3, तो ये क्या होगा, 3-मिथाइल फिनोल। 3-मिथाइल फिनोल का हमें क्या करना है, पहले हमें करना है इसका मोनोनाइट्रेशन, मोनोनाइट्रेशन। उन्होंने पूछा है कि मोनोनाइट्रेशन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये लोग, आप लोग ऑलरेडी बात जानते ही हो कि जब भी नाइट्रेशन होता है तो कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, एक जाता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक जाता है पैरा पोजीशन पे। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा है CH3 के, थोड़ा बल्कि ग्रुप होता है। ओके, अब हमें क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप लगाना है। अब देखो नाइट्रो ग्रुप कहाँ लग सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है, या फिर इस पोजीशन पे आ सकता है। हमें मोनोनाइट्रेशन करवाना है, तो होगा क्या कि ये इस वाले पोजीशन पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप खुद भी बड़ा होता है, ऐसा होता है नाइट्रो ग्रुप। तो इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि OH है यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे वो नहीं जा पाएगा। तो एक बार तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, दूसरी बार दूसरा नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, दूसरी बार जो हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो भी बना देते हैं, ठीक है, अब मैं CH3 ऐसे बना देता हूँ। दूसरी बार जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो लगेगा यहाँ पे। तो मोनो नाइट्रो के कितना, 2 आपकी कंपाउंड बनेंगे, एक पे नाइट्रो ग्रुप यहाँ, एक पे यहाँ पे नहीं लगेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहले से ग्रुप लगा हुआ था CH3, उसने डिसाइड कर लिया कि ये जो है इस वाले पोजीशन पे लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे तो नाइट्रो ग्रुप क्या कर देगा, ऑर्थो पे लगना ही चाहिए था, लेकिन इस वाले ऑर्थो पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो गई, तो उसकी वजह से ऐसा होगा। तो ये तो मोनोनाइट्रेशन की बात हो गई। अगर हम नेक्स्ट बात करें डाइनाइट्रेशन की, डाइनाइट्रेशन। अब डाइनाइट्रेशन दोस्तों क्या होगा, फिर से भाई ये वाली जगह पे लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो जो डाइनाइट्रेशन के लिए जो बनेगा, मैं इसको राइट से बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। तो जो डाइनाइट्रेशन में कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो वही तो OH पहले से लगा था, यहाँ पे CH3 लगा था। तो डाइनाइट्रेशन में क्या होगा, एक नाइट्रो ग्रुप इधर लग जाएगा यहाँ पे आके, और एक नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे आके, वो वाली ये वाली पोजीशन फिर भी खाली ही रहेगी। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी इस वाले की। अब उन्होंने क्या करना है, साथ साथ एक और कंपाउंड दे रखा है जो क्या है, वो है फिनाइल मेथनोइड। मतलब ये एक एस्टर है। जब एस्टर की नेमिंग करूंगा तो मैं आपको उसका नेमिंग समझाऊंगा, फिलहाल आपके लिए ये लिख लेते हैं। ये है हमारा फिनाइल मेथनोइड। इसका हमें क्या करवाना है, इसका हमें मोनोनाइट्रेशन करवाना है, मोनोनाइट्रेशन। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये फिर से बड़ा ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। ओके, और ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा ही नहीं। तो बस ये आपके NCERT का शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया दोस्तों सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे 2-3 रिएक्शन और बची हुई है इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर होता है खत्म। तो पहली रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, वो है एक नेम्ड रिएक्शन, इसका क्या नाम है, कॉल-बेस रिएक्शन। कॉल-बेस रिएक्शन में क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा एक बात देख लो आप लोग। हमने क्या लिया, एक फिनॉल लिया, फिनॉल की पहले रिएक्शन करवाई किससे, NaOH से। जब NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या कर लेता है, वही सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, मतलब ONA बना देगा। इसकी किससे करवाई, पहले हमने करवाई CO2 से,
फिर किससे करवाई, किसी भी एसिड से दे दिया, तो होगा क्या, देखो पहले जो CO2 है ना वो क्या करेगा, यहाँ पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा COO, और जो हाइड्रोजन बचा था वो लगा लेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा COH, और जो ऊपर ONA था उसको प्रोटॉन हटा के फिर से फिनॉल बना देगा। तो बेसिकली आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये हो गई हमारी कॉल्पिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दोस्तों वो है राइमंड टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग चलेंगे वही फिनॉल से, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने देखो ये ले लिया फिनॉल, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करवाई, हमने करवाई क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, CaCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, देखो NaOH है तो फिर से वही क्या कर देगा, इसको तो ONA बना देगा, और क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे आगे लग जाएगा, तो उसने क्या करेगा होगा, ये वाले पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटाया होगा और खुद आगे लगा होगा, तो जब इसका एक हाइड्रोजन हटा तो उसने क्या करा, अपना एक क्लोरीन भी रिमूव कर दिया, तो वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा, ठीक है। तो इसलिए CaCl2 लग गया CaCl3 से। ये क्या है, ये आपका एक इंटरमीडिएट है, ये यहाँ पे। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद देखो फिर से इसकी रिएक्शन पहले हम करवा देंगे किसके साथ में, पहले रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ में, फिर क्या करेंगे, प्रोटॉन दे देंगे उसको, तो NaOH क्या करेगा, जो CaCl2 है इसको क्या करेगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, तो जो है इसको कर देगा वो CHO, और यहाँ पे बाद में क्या होगा, जो हमारा H+ है वो क्या करवा देगा, इसको फिनॉल बना देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बना है, पहले हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था कॉल्पिस रिएक्शन से, राइमंड टाइमन से क्या बनाया, सैलिसिलडिहाइड, क्योंकि यह बन गया एल्डिहाइड, ओके। तो पहले बनाया सैलिसिलिक एसिड, दूसरा बन गया सैलिसिलडिहाइड। अब एग्जाम्स में क्या हो सकता है कि एग्जाम में हो सकता है आपको ये रिएजेंट दे रखे हो उन्होंने पीछे, और प्रोडक्ट दे रखा हो, पूछते हो कौन सी रिएक्शन है, या फिर उन्होंने क्या कर रखा हो, ये स्टार्टिंग रिएजेंट दे रखा हो और फाइनल प्रोडक्ट दे रखा हो, उन्होंने देखिए कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना है, तो आप लोग तुरंत दिमाग लगा दो कॉल्पिस रिएक्शन है और NaOH और CO2 और H+ यूज करेंगे, या फिर फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड दे रखा है, बीच का सब गायब करके दे रखा है, तो आप लोग दिमाग लगा लो कि हाँ ये NaOH और CaCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और ये है हमारी राइमंड टाइमन रिएक्शन। तो आपको इस तरह से चीज को याद रखना, एकदम रटना नहीं है, बस को ये दिखाना है कि हाँ एल्कोहल से हमारा बना सैलिसिलिक एसिड, और कौन सी रिएक्शन थी, कॉल्पिस रिएक्शन, इस तरह से। ओके गाइस, अब हम चलते हैं, एक दो रिएक्शन हमारे पास और बची है, फिर ये एल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्टिविटी होती है खत्म। तो अब रिएक्शन आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था, इकलौती रिएक्शन है जहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा OH वाला। ये क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन कर पाओगे जिंक डस्ट के साथ में, किसके साथ में, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा, ये OH वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग छोड़ेगा और खुद बना लेगा जिंक ऑक्साइड ZN। तो ये देखिए आपने इकलौती रिएक्शन जहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो अभी तक कभी नहीं होता, ठीक। तो ये हो गए जिंक से रिएक्शन। अब एक और बची है हमारी लास्ट रिएक्शन, वो क्या है, वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब करो फिनॉल है, इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, अभी लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, क्रॉस होता है आपका Na2Cr2O7, ये क्रोमिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ये क्या कर लेगा, आपके फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन बना देगा, बस। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो, ये क्या बना आपका बेंजोक्विनोन, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रिएक्शंस गिवन बाय अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कवर किया था, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नेमिंग एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर की थी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। तो ये दो वीडियोस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ईथर्स को लेकर चलूंगा, जहाँ पे मैं उनके नेमिंग की बात करूंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूंगा और उसके साथ साथ उनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े। साथ साथ दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, इस वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया है या इसके अलावा आपकी कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से उनको लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आप सारे लोगों को रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्दी से मिल जाए। Again guys, thank you very much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Take care.